हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, परंतु क्लास 10th के पाठ्यक्रम में केवल 8 प्रकार की अभिक्रियाएं ही, रासायनिक अभिक्रियाएं ही निर्धारित की गई हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को नाम सहित एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमको क्लास 10th के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। तो पहली अभिक्रिया है योगात्मक, या इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है, ये दो अभिक्रियाओं का संयोजन है, उष्मीय वियोजन व उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पांचवी भी दो अभिक्रियाओं का संयोजन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। छठी अभिक्रिया है आक्सीकरण अभिक्रिया, इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। सातवीं अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया और आठवीं अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिलाने से प्राप्त होती है। अब हम बारी बारी से एक एक करके सभी अभिक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली अभिक्रिया है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थों का योग होता है, मतलब जुड़ते हैं, दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं इन अभिक्रियाओं में। सर्वप्रथम इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे जो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है वो तथ्य ये है कि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको केवल और केवल एक उत्पाद प्राप्त होता है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है योगात्मक अभिक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको केवल और केवल एक उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया के नीचे मैंने एक स्टैंडर्ड रूप इसका दिया हुआ है कि इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई एक अभिकारक है A और कोई दूसरा अभिकारक है B। ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं AB, और केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं AB। अब हम इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाया जाता है, मतलब जब जल के साथ उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, H2O के साथ में उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना में परिवर्तित हो जाता है और साथ में वो ऊष्मा की कुछ मात्रा को भी उत्सर्जित करता है। तो ये अभिक्रिया भी रासायनिक योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नीचे दो और अभिक्रियाएं दी हुई हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त होना एक अन्य प्रकार की अभिक्रिया का भी प्रकार है जिसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दहन का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम योगात्मक के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत भी आती है। मतलब जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तीसरा जो एग्जाम्पल है वो जल को प्राप्त करने की विधि है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिलाया जाता है तो जल प्राप्त होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तत्व है C, अभिकारक के रूप में एक तत्व है C जो कि तत्व B को उसके यौगिक AB से विस्थापित कर रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है वो
प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक मानक रूप है। मतलब कि यहाँ पे एक तत्व है C जो कि यौगिक AB से उसके एक तत्व B को विस्थापित कर रहा है और स्वयं उसकी जगह ले रहा है। उत्पाद के रूप में हमको AC प्राप्त हो रहा है और B जो है वो मुक्त हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, CuSO4 के विलयन में डालते हैं, तो क्या होता है कि जो आयरन है Fe है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है और कॉपर जो है वो मुक्त हो जाती है। इस अभिक्रिया के संपन्न होने का एक अन्य कारण भी है जो कि हम धातु और अधातु टॉपिक में पढ़ेंगे, धातु और अधातु नामक टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से समझाया गया है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल्ड धातु चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस लेवल पर हमको केवल यही जानना आवश्यक है कि ये अभिक्रियाएं हैं किस प्रकार की। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। उसी तरह से नीचे एक इसी तरह की एक अन्य रिएक्शन भी दी हुई है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक भी क्या करती है, कॉपर को विस्थापित कर देती है और सल्फेट विलयन में खुद का मतलब अपना सल्फेट विलयन बना लेती है, जिंक सल्फेट विलयन बना लेती है। इसी तरह से नीचे लेड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब लेड को क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है कि जो लेड है वो कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब बात आती है अगली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिन्हें आयन भी कह सकते हैं, का आपस में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि जिस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया में केवल एक यौगिक से कोई अन्य परमाणु उसके किसी परमाणु को विस्थापित कर रहा था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा था। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो ये विस्थापन है ये 2 बार होता है। मतलब यहाँ पे कोई आयरन का यौगिक होगा और यहाँ पे कोई कॉपर का यौगिक है ही है। तो क्या होगा कि कॉपर उसके विलयन में उसके यौगिक में प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो आयरन है वो इसके यौगिक में प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जब 2 बार विस्थापन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रूप इसका दिया हुआ है, मानक रूप इसका दिया हुआ है बॉक्स में, कि जब AB नामक कोई एक यौगिक है और दूसरा यौगिक है CD, ये दोनों अभिकारक के रूप में अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो D तत्व है या D जो परमाणु है वो B की जगह ले रहा है और जो B परमाणु है वो D की जगह ले रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को, दोनों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं उनकी जगह से। नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं कि कैसे जो सोडियम परमाणु है वो बेरियम परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है और उसके यौगिक में खुद उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। फिर नीचे अगली अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो वियोजन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का टूटना, उसके अवयवी पदार्थों में टूटना। तो वियोजन अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन की और जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर
दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट है, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है, ठंडा करने पर उत्पाद पुनः यौगिक बना लेते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जो अपक्रिया है वो दोनों पक्षों से संपन्न हो सकती है। दोनों पक्षों से संपन्न होने का मतलब ये है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में हम जिस प्रकार से अभिकारकों की सहायता से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से उत्पादों की सहायता से हम अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठंडा करने पर उत्पाद पुनः मूल यौगिक बना लेते हैं। तो इसीलिए जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम सामान्य अभिक्रियाओं की तरह एक सिंगल एरो का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें दो हाफ एरो का यूज किया जाता है। हाफ एरो का मतलब ये है कि जो एक हाफ एरो है वो ये दिखाता है कि अभिक्रिया सीधी हो रही है, और दूसरा हाफ एरो ये बताता है कि अभिक्रिया उल्टी दिशा में भी संपन्न हो सकती है। फिर इसके बाद में नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं इसके। जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है, मतलब कि ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यदि एग्जाम में उत्क्रमणीय अभिक्रिया आ जाए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो हम ये एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं और साथ में ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो कि किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर से संपन्न हो सके, मतलब कि अभिकारकों से हमको उत्पाद भी प्राप्त हो जाए और कुछ समय के उपरांत उत्पाद की सहायता से हमको अभिकारक भी प्राप्त हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। फिर इसके बाद में आती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जिस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है, उसी प्रकार से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और ऊष्मीय अपघटन जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब कि ये दोनों दिशाओं से संपन्न नहीं होती, ये केवल एक ही दिशा से कराई जा सकती है। इसलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए इसके रासायनिक समीकरण में हम केवल एक सिंगल एरो का यूज करते हैं। इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठंडा करने पर उत्पाद पुनः मूल यौगिक नहीं बनाते हैं। फिर इसके बाद में हम नीचे इसके बॉक्स की सहायता से देख भी सकते हैं कि ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसको हम केवल सिंगल एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं। और AB एक यौगिक है जो कि A और B अवयवी पदार्थों में टूट रहा है या विभाजित हो रहा है। फिर इसके बाद में नीचे हम इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रकार से जब सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसके बाद में एक अन्य अभिक्रिया का प्रकार है जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप इसके स्टैंडर्ड रूप से भी देख सकते हैं, मानक रूप से भी देख सकते हैं कि जब A और B दो अभिकारकों को आपस में मिलाया गया और हमको उत्पाद के रूप में AB प्राप्त हुआ, साथ में प्लस करके इसके ऊष्मा लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब उत्पाद बनता है तो इसके साथ में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो
उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि जब कार्बन का ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन के साथ में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 94,300 कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ऊष्मा के रूप में। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में 1:3 में मिला करके अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया प्राप्त होती है और 22,400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अमोनिया के बनाने की ये एक औद्योगिक विधि है और इस विधि की खोज हैबर ने की थी, इसलिए इस विधि को हैबर विधि भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से अमोनिया, तो यही अभिक्रिया हमको लिखनी होती है। इसके बाद में एक अन्य अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा जिस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी उसी प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको स्टार्टिंग में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए हमको गर्मी की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी पदार्थ को गर्म करना है तो गर्म करने के लिए हमको शुरुआत में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं जो कि ऊष्मा को शोषित करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषित होती है, मतलब जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित हो, मुक्त हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कही जाती हैं। नीचे बॉक्स में इसका मानक रूप देख सकते हैं कि जब ए और बी दो अभिकारकों को मिलाया जाता है, साथ में ऊष्मा भी मिलाई जाती है, तो हमको उत्पाद ए बी प्राप्त होता है। ऊष्मा को जब प्रतिस्थापित करेंगे, नीचे इसका दूसरा रूप लिखा हुआ है कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कभी कभी अभिक्रिया ऊपर के रूप में ना दे करके नीचे के रूप की तरह दे दी जाती है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों तरह से इस अभिक्रिया को लिख दिया है कि जब ए और बी अभिकारक को मिलाया गया तो ए बी उत्पाद मिला और साथ में ऊष्मा की भी आवश्यकता थी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस करके ऊष्मा लिख दी है। नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो किस प्रकार से NO बनती है और साथ में कितनी किलो कैलोरी। माइनस का मतलब ये है कि ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। इसी तरह से जब हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इस अभिक्रिया के लिए भी हमको 12 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे जो अभिक्रियाएं शेष बची हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।